नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार सचान। प्राकृतिक कृषि भाग 8, ये विषय है सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन का। पिछले कई सालों से आप जीरो बजट खेती की बात सुन रहे हैं कि आदरणीय श्री पालेकर जी हैं, वो जीरो बजट खेती की बात करते हैं। हालांकि वो विषय जीरो बजट खेती का नहीं है, कम लागत की खेती का है। खैर, मैं उस विषय पर बहुत गहराई में घुसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनके इस फार्मूले में जीरो बजट खेती में हम सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं ये सूक्ष्म जीवाणुओं के जो संवर्धन की या सूक्ष्म जीवाणुओं का जो पूरी माया है उसकी चर्चा करूँगा कि इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। जो योनियाँ दिखने वाली थीं या मनुष्य को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव कर रही थी, उन सब की पहचान हो गई और वैज्ञानिकों ने उनको लिपिबद्ध कर दिया। तो अब तक जो है वैज्ञानिकों ने 1,35,000 वनस्पतियों की जीवों की पहचान की है। 84 लाख में 1,35,000 जीव जंतुओं की पहचान कर पाई गई है। बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर अभी हमें नहीं पता। लेकिन 1960 के दशक के बाद जब हम मैकेनाइज और रासायनिक कृषि में प्रवेश किए और 80 के दशक के बाद जब फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग शुरू हुआ, मैकेनाइजेशन से और रासायनिक उर्वरकों से उतना खतरा नहीं था जितना खतरा फसल सुरक्षा रसायनों से हुआ। तो अब हम खेत में दीमक को मारने के लिए, इस कीट को मारने के लिए, इसको मारने के लिए बहुत प्रकार के रसायन डालते हैं। उनकी वजह से क्या है, जो हमारे पानी में, हवा में, जमीन में जो सूक्ष्म जगत की माया थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए बहुत कुछ करने के बावजूद भी अब खेती में पैदावार नहीं बढ़ रही, लागत बढ़ती जा रही। तो प्राकृतिक कृषि में जहाँ हम जमीन की उर्वरता की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं और कई बातें करते हैं, वहाँ पर एक विषय आता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन का विषय है। जब तक हम सूक्ष्म जीवाणुओं के विषय को नहीं समझ लेते तब तक प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना बड़ा मुश्किल है। रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। आपने देखा होगा जंगलों में, जो उनको भी जंगल जाने का मौका मिला हो, पचमढ़ी के, माउंट आबू के, उत्तराखंड के या मध्य प्रदेश, राजस्थान में और भी जंगल के एरिया, उड़ीसा में, जब आप जंगल में जाएंगे, बियावान जंगल में, तो नाना प्रकार की हजारों लाखों प्रकार की वनस्पतियां आपको नजर आएंगी। और आप उस जंगल में बारीकी से चश्मा लगा करके घुसिए और देखिए कि किसी वनस्पति को कोई इंसेक्ट खा रहा है क्या, तो आप नहीं पाएंगे कि किसी वनस्पति को कोई कीड़ा खा करके खत्म कर रहा है। किसी वनस्पति में कोई ऐसी बीमारी लगी है क्या जिसके कारण वो वनस्पति नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है, तो ऐसा कोई सीन नजर नहीं आएगा। किसी वनस्पति को देखिए कि पानी के बिना वनस्पति सूख रही है क्या, तो कोई सीन नजर नहीं आएगा। किसी वनस्पति को पोषक तत्वों की कमी है क्या, तो कोई सीन नजर नहीं आएगा। बेहतरीन आबो हवा, यानी कि आपको भी आनंद आएगा जब श्वास लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए। तो एक वो जंगल का एरिया है जहाँ पौधों को पानी की जरूरत नहीं है, रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं है, फसल सुरक्षा रसायन की जरूरत नहीं है, जबकि किसान का जो खेत है उसमें हर फसल को सिंचाई चाहिए, उर्वरक चाहिए, फसल सुरक्षा रसायन चाहिए। आखिर क्यों? विषय है कि किसान के खेत में सिंचाई भी चाहिए, रासायनिक उर्वरक भी चाहिए और फसल सुरक्षा रसायन भी चाहिए, लेकिन जंगल में कुछ नहीं चाहिए। कुछ भाई मेरे प्रश्न करेंगे, लेकिन जंगल में पैदा क्या होता है? मैं आपको फिर बता दूं। जंगल की जो वन उपज है ना, अगर उसको टोटलिटी में जोड़ेंगे बेड के हिसाब से, तो किसान के खेत से ज़्यादा पैदा होती है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में आप तो गेहूं धान बो करके मुश्किल से मुश्किल पूरी कोशिश करने के बाद 100 कुंटल से ज़्यादा नहीं पैदा कर पाते। लेकिन 101 हेक्टेयर के अगर जंगल की जो वन उपज अगर उसकी तुलना करेंगे ना, तो
100 कुंटल तो पत्तियां गिर जाती हैं जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती हैं। अभी लकड़ी और फलों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो हमें जैव विविधता को संपन्न करना है, और जैव विविधता को संपन्न करने के लिए 2-3 काम करने हैं। पहला काम तो ये है कि मुझे रसायनों से बिल्कुल, मतलब फसल सुरक्षा रसायनों का तो बिल्कुल परित्याग कर ही देना है। फसल सुरक्षा रसायन बिल्कुल नहीं डालना। क्योंकि अगर मैं पालेकर जी का जीवामृत, बीजामृत, घनामृत कहीं डालता हूँ, फिर किसी ने बता दिया कि दीमक लगती है, दीमक के लिए तो क्लोरोपाइरीफास डालना पड़ेगा, तो वो जो पीछे करके आए हो ना, वो पूरा पानी फिर गया। तो रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना अगर जैव विविधता को समृद्धशाली बनाना हो और सूक्ष्म जीवों की का जो है खेतों में खूब मात्रा बढ़ानी हो, उनका संवर्धन करना हो, तो हमको रसायनों से बिल्कुल परहेज करना है। और जंगलों से ला करके, कहते हैं ना कि वो किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी जीवामृत में डाली जाती है, तो अगर ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दी कि जिसके नीचे सूक्ष्म जीव नहीं थे, तो उस मिट्टी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसे पेड़ की मिट्टी लानी है जिसके नीचे हम रसायन प्रयोग नहीं करते। कुल मिला के प्राकृतिक कृषि में जब तक हम सूक्ष्म जीवों की बात नहीं करेंगे तब तक प्राकृतिक कृषि नहीं पूरी होती। अभी तो जैव उर्वरकों के नाम पर आप जानते हैं कि सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, पीएसपी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, ये सब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये 10-15 प्रकार के जैव उर्वरक प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। जमीन में जो लाखों प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिल करके एक चीज़ बनाते हैं, और वो चीज़ जो है प्रकृति की खुशहाली के लिए संभव होती है। तो ध्यान रखिए मित्रों कि केवल बीज, पानी, सिंचाई, ट्रैक्टर, इससे खेती नहीं होती। खेती में आपके सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत बड़ा उपयोग है। भूमि की उर्वरता, जो जीवांश कार्बन दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, उसका कारण यही है कि आपके खेत में सूक्ष्म जीवाणु नहीं है। आप धान की फसल काट लिए, गेहूं की फसल काट लिए, और जो उस खेत में फसल उसे छूट गए, उनको डिकम्पोज करने वाला कोई नहीं है। केंचुआ भी मारती है, सूक्ष्म जीव भी मारती है। तो आखिर वो जब तक सड़ेगा नहीं, सड़ करके ह्यूमस नहीं बनेगा, तब तक उसका फायदा क्या है? तो इसलिए बार बार सूक्ष्म जीवों की जो बात है उसको मुझे आगे लेकर के चलना है, और सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, इनका संवर्धन करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।